तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। जो हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था बच्चों, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया को काफ़ी ज़्यादा डीप में स्टडी किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो। उसमें अरिस्टोटल ने क्या कहा था, गैलीलियो ने क्या कहा था, इन सबको हमने काफ़ी डीप में डिस्कशन किया था। देन उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया को हमने समझा था। यहाँ पे हम शुरू करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इस लेक्चर में हमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ काफ़ी डीप में स्टडी करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, यहाँ से हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू कर दीजिए, कंप्लीट ट्रस्ट रखिए। चाहे जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, यहाँ से पढ़ने के बाद किसी भी ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडु सर्च के चैनल पे आपका स्वागत है बच्चों। तो हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया से जुड़ा हुआ लॉ है बच्चों। जो इनर्शिया बात कहता है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बात कहता है। और इनर्शिया कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लिनियर मोशन में मूव कर रहा है तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लिनियर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर तो वो तब तक मूव करता रहेगा या तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। वही बात यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है if the net external force if the net external force on a body is zero, then its acceleration is also zero। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा बच्चों तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन जीरो हो तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वो कभी चेंज नहीं होगी जब तक कि दूसरा फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू, अगर जीरो है, कार अगर गाड़ी या ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, यानी कि v इज इक्वल टू जीरो हमेशा रहेगा। तो उसको भी हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। v इज इक्वल टू जीरो भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। या फिर 5 मीटर पर सेकंड से मान लो और कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, कभी उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी हम बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये तभी हो सकता है जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब उसके ऊपर फोर्स जीरो हो। इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया काफी डीप में हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तो रेस्ट को ही मेंटेन रखेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन को ही मेंटेन रखेगा अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से ये 100% क्लियर हो गया। यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का आता है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on a body is zero, then the body at rest continues to remain at rest, or a body at uniform linear motion continues to remain at uniform linear motion। यहाँ पे इन लिखना है,
इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यहाँ इन होगा इन। If net external force on a body is zero, then the body at rest continues to remain at rest, or a body in uniform linear motion continues to remain in uniform linear motion. ये स्टेटमेंट हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक और स्टेटमेंट होता है, वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, और वो स्टेटमेंट ये है, a body at rest continues to remain at rest, or a body in uniform motion continues to remain in uniform motion until or unless an external force is applied on it। दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम ही है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। मेरा एडवाइस ये है कि दोनों लिखो, दोनों लिखोगे तो अच्छा रहेगा, दोनों लिख लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ देखेंगे, कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, पीवाईक्यू नीट में जेई में भी आए हुए हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। टॉपिक है बच्चों न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी depends on two variables। जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला चीज होगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और दूसरा चीज होगा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होगा, या फिर यहां से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन जो एफ इज इक्वल टू एम ए है बच्चों, उसका एग्जैक्ट डेरिवेशन ये नहीं है, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है जो बताता है। ये ऑब्जर्वेशन कहता है कि एक्सेलरेशन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक फोर्स पे और एक मास के। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना तेजी से एक्सेलरेशन चेंज होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना स्लो एक्सेलरेशन उसका चेंज होगा। यानी कि कोई अगर कार है और उस कार को हमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, और वहीं पे एक ट्रक है, उस ट्रक को हमने प्रोवाइड किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कार का मास थोड़ा कम है, ट्रक का मास थोड़ा ज्यादा है, तो उस केस में कार तुरंत एक्सेलरेट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली तुरंत चेंज हो जाएगी, और ट्रक को एक्सेलरेट होने में, ट्रक का अपना स्पीड इंक्रीज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स और मास पे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये एक बात हुई। दूसरी बात इसकी जो आप जानते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो देखना। अकॉर्डिंग टू this law, force is directly proportional to rate of change of
मोमेंटम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, वेयर पी इज मोमेंटम। यहां पे देखना, हम जानते हैं बच्चों P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होगा, जिसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा mv अपॉन डेल्टा t, ये हुआ। यहां पे देखना मास कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होता है। तो जब मास कांस्टेंट हुआ तो उसको बाहर निकाल दिया, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब देखना फोर्स इज इक्वल टू k m, मेरे प्यारे बच्चे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को हम a लिख देंगे, तो F इज इक्वल टू k m a आया। एंड फॉर सिंप्लिसिटी k इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू एम ए आ गया यहां से। तो जो आप F इज इक्वल टू एम ए पढ़ते आए थे अभी तक, वो यहाँ से एक्चुअल में निकल के आ रहा है, आपको दिख गया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आता कैसे है? न्यूटन्स सेकंड लॉ से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। Newton's second law in differential form। देखना बेटा, जो हम लिखे थे अभी F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसमें अगर डेल्टा T टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हुआ, समय का चेंज बहुत थोड़े से टाइम के लिए हो रहा है, तो उस केस में हम F को dP अपॉन dt लिख सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए कि जो हम फोर्स या कहीं भी कोई भी फॉर्मूला होगा जिसमें डेल्टा अपॉन डेल्टा आएगा, डेल्टा समथिंग अपॉन डेल्टा समथिंग, उस केस में अगर डेल्टा टी नीचे है और टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हुआ, यानी कि बहुत छोटे से टाइम के लिए हुआ, उस केस में आप डेल्टा को रिप्लेस करके डी से लिख देना बस। तो हमें यहां से मिलेगा F इज इक्वल टू डी, और P की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी लिख देंगे, अपॉन dt आएगा। अभी हमने लिखा था मास को कांस्टेंट, तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया था, अगर वो कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू, ये m और b प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रह गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt प्लस, अब की बार सेकंड फंक्शन v को वैसे ही रख दो और dm अपॉन dt आ गया, dm अपॉन dt। ये फोर्स हुआ F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। ये तब अप्लाई होगा जब मास कांस्टेंट नहीं होगा। आप समझ लो, अगर मास कांस्टेंट हुआ तो dm अपॉन dt हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। तो इस टर्म में m इंटू dv अपॉन dt को एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो वापस F इज इक्वल टू ma आ जाएगा। अगर मास कांस्टेंट हुआ तो, मास कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये अप्लाई करके ये लेके चलेंगे। न्यूक्लियर डीके वगैरह होता है, वहां पे इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, अभी हमारे यूज करनी है। इनको नोट कीजिएगा, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम ओवर 0 to 8 सेकंड। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, फोर्स न्यूटन में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है। ये 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड है। ये 3 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है। आपको बताना है कितना होगा मोमेंटम का चेंज। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं आप सॉल्व करो, आप मैच करेंगे। देखना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है। यहां से हम लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू f dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f dt, मतलब क्या? एरिया अंडर ft कर्व, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो ये एफ डी टी के अंदर का जो एरिया होगा वो हमें चेंज इन मोमेंटम देगा, तो वही डेल्टा पी इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू, एक बार इस ट्रायंगल के अंदर का एरिया निकालेंगे, एक बार इस नीचे वाले रेक्टेंगल के अंदर का एरिया निकालेंगे, और एक बार इस ऊपर वाले रेक्टेंगल के एरिया का एरिया के अंडर का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। इसका एरिया देखना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 2, हाइट है 6, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 6, और ये माइनस, ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव हो गया है, ये है 2 और ये है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 4 इंटू 3, दिस विल बी इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमें 6 और 6 मिल करके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 12, तो 12 न्यूटन सेकंड आ गया डेल्टा पी। ये रहा आपका आंसर, इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है a 3 किलोग्राम ball strikes a heavy rigid wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree. It gets reflected with same angle and same speed as shown. यहाँ पे डायग्राम में शो कर दिया गया है। If the ball is in contact with the wall for 0.2 second, what is the average force exerted on the ball by the wall? जो average force exerted निकालना है, तो देखना बेटा करेंगे कैसे। हमें पता है F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ऐसे निकालना है। अगर डेल्टा P हमें निकल गया, डेल्टा T टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यही है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, ये F एवरेज की बात हो रही है। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करते तो यहाँ पे dP अपॉन dt लिखते, वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता। तो चलिए, ये जो फोर्स है, ये जो वेलोसिटी है बच्चों, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकालो, एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा v sin 60 डिग्री। ऐसे ही इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल दो, तो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। ऐसे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो v cos 60 डिग्री होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v sin 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। चलिए, हमें एवरेज फोर्स निकालना है अलोंग x एक्सिस, तो वो देख लेना। ये x हुआ वॉल के परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस के अलोंग एवरेज फोर्स निकालेंगे, तो हमें मिलेगा डेल्टा p के जगह पे mv फाइनल माइनस mv इनिशियल अपॉन टाइम t, दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी टकरा करके जाने के बाद ये वेलोसिटी रहा v sin 60, तो हम लिखेंगे माइनस का मास कितना है जी 3 किलोग्राम, 3 इंटू v sin 60, यहाँ लिख देना, पहले इसको लिख देते हैं, माइनस का mv sin 60 माइनस, अभी आ रहा है जब ये, तो ये इनिशियल का वेलोसिटी रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का mv sin 60, ये माइनस साइन है और ये v इनिशियल तो पॉजिटिव है ना, वो प्लस x की तरफ आ रहा है, माइनस x वाले को नेगेटिव ले लिया, प्लस x वाले को पॉजिटिव ले लिया, दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम t। जरा चेक करिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस 2mv sin 60 डिग्री अपॉन टाइम t, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू मास कितना है जी 3 किलोग्राम, तो 3 वेलोसिटी कितना है जी 10 मीटर पर सेकंड, 10 sin 60 कितना होता है √3/2 अपॉन टाइम कितना गिवन है 60 डिग्री, सॉरी 0.2 सेकंड, ये हो जाएगा 0.2। इस 0.2 से इस 2 को काट दो 10 टाइम्स में, और इस 2 से इस 10 को काट दो 5 टाइम्स में, तो 10 बच्चे 50 150, माइनस का 150√3 न्यूटन आएगा एफ एवरेज। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चे, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एवरेज फोर्स।
राइट। बॉल पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो बॉल पर वाल जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, वाल पर बॉल जो फोर्स लगाएगा वो +6 पे लगाएगा, और बॉल पे वाल जो फोर्स लगाएगा वो -6 में लगाएगा। तो ये हुआ एवरेज फोर्स। अब इसके बाद एक और बात ध्यान रखना, ये अभी सिर्फ x में निकला है, अब हमें y में निकालना है। तो हम y में चेक करेंगे एफ एवरेज अलोंग y, तो हमें मिलेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो दिस इज इक्वल टू, ये भी हमें किस तरफ निकालना है, y की तरफ। तो यहाँ मिलेगा mv फाइनल माइनस mv इनिशियल अपॉन टाइम t, किस तरफ बेटा, तो y की तरफ। दिस इज इक्वल टू m फाइनल वेलोसिटी y की तरफ कितना है, cos v cos 60। तो हमें मिलेगा v cos 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ कितना है, v cos 60। तो हमें मिलेगा एम वी कॉस 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई टाइम टी। ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें 0 मिल जाएगा। तो y डायरेक्शन में कोई भी एवरेज फोर्स नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में मिलेगा, माइनस का 150√3 न्यूटन। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कह रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमें डिस्कशन करना है। आप सबको पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बताता है। तो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। देखना बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम क्या क्या सीखते हैं। मान लो ये एक फ्लोर है, ग्राउंड है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, और उस ब्लॉक का मास मान लो m है। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स होगा m × g। तो ब्लॉक ने एक्शन कर दिया ग्राउंड के ऊपर mg का, तो अब ग्राउंड उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो हमने n लिखा है ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन ये हो गया mg एक्शन, और ऊपर वाला हो गया रिएक्शन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ टेल्स अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये भी लिख लेना। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक और बात ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन अकर इन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होते हैं। यहाँ पे देखना पेयर में है, ये एक्शन और ये ग्राउंड में दिया रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होंगे, और एक्शन और रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए कि मान लो ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा m मास का, वही जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। अब इस m मास के ऑब्जेक्ट का नाम हमने a रख दिया, ग्राउंड का नाम हमने b रख दिया। तो जो फोर्स ऑन b होगा वो माइनस ऑफ फोर्स ऑन a होगा। फोर्स ऑन b किस तरफ लगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन a किस तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हुआ FB और ये हुआ FA। तो फोर्स A पर जिस तरफ लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स B पर लग जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इतना नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। मान लो बच्चे ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है कैपिटल M मास का, और उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल m मास का। अब आपको दिखाना है एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस बॉल
नीचे वाले बॉल का और ऊपर वाले बॉल का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। तो एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए। वो टॉपिक है फोर्स एनालिसिस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स एनालिसिस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा फ्री बॉडी डायग्राम बना करके दिखाइए। तो हम FBD बनाएंगे, FBD ऑफ स्मॉल m। देखना, इस स्मॉल m को उतारो और नीचे लटकाओ हवा में, तो ये m मास का ब्लॉक हवा में लटक गया। अब देखना इस पे कौन कौन से फोर्स लगे। तो एक तो इसने अपना खुद का mg नीचे की तरफ लगाया, और दूसरा इसके ऊपर एक रिएक्शन बड़े वाले ब्लॉक ने दे दिया, वो होगा n। अब ये रेस्ट में है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 0, ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। एक्सेलरेशन हो गया 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स 0 हुआ तो एक काम करो, ऊपर वाले को प्लस मान लो, नीचे वाले को माइनस मान लो। तो यहाँ पे n माइनस mg इज इक्वल टू 0 हुआ, तो n इज इक्वल टू mg आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे लिखते हैं। अब ऐसे ही हम FBD बनाएंगे, FBD ऑफ कैपिटल M। तो देखना, ये रहा कैपिटल M बच्चों। कैपिटल M का खुद का mg लगा नीचे की तरफ। कैपिटल M पर इस छोटे वाले ब्लॉक ने ऐसे एक mg लगाया है, तो हम इस mg को ना लिख करके mg इज इक्वल टू जो n है वो n लिख सकते हैं नॉर्मल। तो कैपिटल M ब्लॉक ने ऊपर की तरफ इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया, तो अब इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर n और mg आ गया। अब ग्राउंड इसके ऊपर एक n डैश प्रोवाइड करेगा। अगेन इस केस में भी नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 0 है। तो अगर नेट फोर्स 0 है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो नेट फोर्स 0 होगा। तो हम ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स लिख देंगे। तो ऊपर एक फोर्स लग रहा है n डैश, और नीचे फोर्स लग रहा है n प्लस कैपिटल mg। अब इस n के जगह पे स्मॉल mg लिखो, तो n डैश इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g आ गया। इसको कॉपी कर लो। इस तरीके से आप डबल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा गिवन है, और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का ब्लॉक, ये स्थिर है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ये इनफ रफ है। इनफ रफ, ये इनफ रफ का मतलब इतना ज्यादा रफ है कि ये स्मॉल m का ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड नहीं करेगा। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई कीजिएगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर दिखाना है और कुछ नहीं करना है। इस m मास के ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम इसका। तो ये m मास का ब्लॉक है। m मास के ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा। ये रहा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। mg इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं लगता, mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना बच्चे, वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना, ये एंगल 90 डिग्री हो गया।
तो ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर mg लगा था ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। mg तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा ना, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की तरफ लगेगा। तो ये हुआ mg और ये हुआ m। अब देखना, ये है नॉर्मल रिएक्शन। इस mg के दो कंपोनेंट्स निकाल दो, तो एक कंपोनेंट आएगा नॉर्मल रिएक्शन की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे इंक्लाइन प्लेन की तरफ। कंपोनेंट निकालना हमने सिखाया था वेक्टर में, अगर आपने वो नहीं सीखा है तो यूट्यूब पर टाइप करें वेक्टर बाय निशांत कुमार और वहां से कंपोनेंट निकालना पहले सीख लें। यहाँ देखना, मैं आपको एंगल के बारे में बता दे रहा हूँ। ये एंगल अगर थीटा है बेटा, तो ये एंगल थीटा होगा। कैसे होगा ये यहाँ पे जरा ध्यान से सीखिए। ये है इंक्लाइन प्लेन और ये है एंगल थीटा। आप यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये रहा एंगल 90 डिग्री। अब इस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करो। ये एंगल थीटा बेटा, ये एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो ध्यान से देखना, ये लाइन वर्टिकल से एंगल 90 डिग्री थीटा बना रहा है, तो कायदे से ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखना, अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो ये एंगल अगर हुआ थीटा तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये वर्टिकल, अब ये देखना, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन और ये जो लाइन जा रहा है, ये दोनों आपस में एंगल कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये एंगल होना चाहिए थीटा। आपको इस तरफ आने की जरूरत भी नहीं है, मैंने 2-3 एंगल एक्स्ट्रा बता दिया है। लेकिन ये एंगल अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, ज्यादा बन के डायग्राम मैं फिर से फ्रेश बना रहा हूँ। ये एंगल है थीटा, तो आप इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल होगा 90 डिग्री, राइट। आप देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा होगा। तो वही एंगल हमने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। वो वर्टिकल से ये जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है वो एंगल थीटा बनाएगा, तो ये एंगल थीटा बना। जिस तरफ थीटा होता है बच्चे उस तरफ कंपोनेंट आता है mg का cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर आता है mg का sin थीटा। ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा होगा, ये mg होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया, तो इस केस में n इज इक्वल टू mg cos थीटा आ गया। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कीजिएगा। ये mg sin थीटा किसी काम का नहीं है, अभी इनफ रफ है, तो इनफ रफ है तो इस तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो इसको बैलेंस कर दे रहा होगा और द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। अगर यहाँ पे इनफ रफ ना होता तो ये डाउनवर्ड स्लाइड करना शुरू कर देता, फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये mg sin थीटा इस केस में ड्राइविंग फोर्स का काम करता और नॉर्मल रिएक्शन तब भी mg cos थीटा ही होता। इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम का और एनएलएम का सबसे बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर मिस कर दिया तो पूरा एनएलएम आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कैसे कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे एंगल निकाल रहे हैं, कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हैं, कैसे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में काफी डीप में हम सीखेंगे। इसको नोट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।